ओके डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल के क्लास में बात के यूरोप पर बृहत्तर प्रभाव के बारे में देखा था। ये डायग्राम है और यहीं पर छोड़ा है। अब इसी डायग्राम को पकड़ते हुए हम अगर आगे बढ़ जाएंगे तो हमारी सारी चीजें इस टॉपिक तक क्लियर हो जाएगी। फिर एक बार मैं पीछे से रिपीट कर दूंगा। जैसे देखिए आप, हमने जो कल डायग्राम सबसे लास्ट में शुरू किया है वो कहाँ से, तो उठाई सारी आपको बताया कि 1815 के पश्चात वियना कांग्रेस की भूमिका, यानी जब नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू भेज दिया गया तो फिर यूरोपीय नेतागण इकट्ठे हुए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। और वियना कांग्रेस की भूमिका क्या है इतिहास में, उसी भूमिका को आपको देखनी है। वो इतिहास की धारा को पीछे की ओर मोड़ने के लिए व्यग्र है। अब यूरोप में अस्थायित्व लाने की चिंता है, क्योंकि आपका ऑप्शनल के क्वेश्चंस तो कई बनते हैं, आपके जनरल स्टडीज के क्वेश्चन यहाँ नहीं बनते हैं उस तरीके का। जनरल स्टडीज में क्वेश्चंस का स्वरूप अलग होता है। मैं आपको जीएस के नाम पर पूरा ऑप्शनल पढ़ाने का पक्षपाती नहीं हूँ, बल्कि जनरल स्टडीज का बल अलग होता है, ऑप्शनल पेपर का बल अलग होता है। और मैं एक बात और भी बता दूं, कुछ जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस इतने स्टैंडर्ड होते हैं कि ऑप्शनल वाले बच्चों के लिए भी चैलेंज हो जाता है। कारण क्या है कि आपको इसमें ओरिजेंटल एक्सपेंशन पर ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, वर्टिकल पर अंदर जाकर कम। जैसे इटली और जर्मनी के एकीकरण के अंदर जाकर वो नहीं पूछेंगे कि ओवरऑल यूरोप पर राष्ट्रवाद का कैसे प्रभाव हुआ, राष्ट्रवाद ने किस प्रकार से बदलाव लाया। ऐसे क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली वो पूछ सकते हैं। तो अब यूरोप अस्थायित्व लाने की चिंता है उनकी। यूरोप में अस्थायी लाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया है, तो इसलिए मैंने बताया कि जैसे देखो, अब क्रांति के उग्र विचारों को दबाना चाहते हैं, यूरोप के मानचित्र का पुनर्निर्धारण करना चाहते हैं। उस सिलसिले में मैं आपको बता चुका हूँ, यूरोप के मानचित्र के पुनर्निर्धारण में वो ईमानदार नहीं है। क्योंकि अगर मानचित्र के पुनर्निर्धारण से मतलब, तो जानते हो कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जो पूरे यूरोप की सीमाओं को, भौगोलिक सीमाओं को डिस्टॉर्ट कर दिया है, उसको फिर वह एक वैज्ञानिक आकार देना चाहते हैं। तो वैज्ञानिक आकार में लोगों की आकांक्षा को वह अगर तरजीह देते तो फ्रांस की क्रांति से भी आगे चले जाते, क्रांति के विचारों को भी प्रोत्साहन देते, परंतु उन्हें ऐसा नहीं करना है। उन्हें क्या करना है, उन्हें क्रांति के विचारों को दबाना है। वो कैसे संभव है, वहां पर अगर राजतंत्र पुनर्स्थापित हो जाए और फिर वेस्टफेलिया जो राष्ट्रीय राज्य की वेस्टफेलिया व्यवस्था है, जिसमें एक निश्चित भौगोलिक सीमा है और जहां राजा ही सर्वप्रधान है, जनता की कोई भूमिका नहीं है, जनता वहां डम गूंगे और बहरे हैं, तो राजा के आदेश को मान रहे हैं, तो ऐसा राष्ट्रीय राज्य चाहिए था वियना कांग्रेस को। लेकिन अब उसको एक दूसरे प्रकार की जनता से डील करना है, जो जनता एक बार शक्ति का आस्वाद ले चुकी है। जिन आप अपनी बोतल से निकल चुका है, उसको दोबारा जादूगर कैसे उस बोतल में डालेगा, यह संभव नहीं है। एक बार जब जनता जब राजनीति में भागीदारी ले चुकी है, शक्ति का आस्वाद पा चुकी है। लेकिन कांग्रेस अब वियना चाहते हैं, पुराने वेस्टफेलिया व्यवस्था की तहत हम जनता को एक तरह से फिर पैसिव बना दो और मोनार्की को ही ऑल पावरफुल बना दो। तो यूरोप के मानचित्र का पुनर्निर्धारण करना चाहते हैं, यूरोप के पुराने राजवंशों को बहाल करना चाहते हैं, वैध वंश परंपरा को लागू करना चाहते हैं, पुरानी व्यवस्था की रक्षा, शक्ति संतुलन को बनाए रखें। ओके, ये इनके एजेंडा है। तो इनके एजेंडा ये है। फिर मैंने आपको बताया कि अब आगे इन्होंने उस व्यवस्था को बहाल रखने के लिए एक संगठन बनाया था, कंसल्ट ऑफ यूरोप। लेकिन मैं पहले बताऊं, पहले उन्होंने चतुर्भुज संघ बनाया 1850 में, पांचवें मेंबर्स के रूप में 1818 में। जब इन्होंने फ्रांस को भी जोड़ दिया तो पांच देशों के जोड़ने के बाद तब ये कहलाया कंसर्ट ऑफ यूरोप। और कंसर्ट ऑफ यूरोप में देखो, मतभेद होना है। उदारवादी गुट है ब्रिटेन और फ्रांस, अब फ्रांस में मेंबर बन चुका है। अनुदारवादी गुट है ऑस्ट्रिया और रूस। परिवर्तन की शक्ति के द्वारा चुनौती, लेकिन परिवर्तन की जो शक्ति वो चुनौती दे रही है। परिवर्तन की शक्ति क्या है, तो पुरातन व्यवस्था के विरुद्ध उदारवाद एवं राष्ट्रवाद के द्वारा विद्रोह एवं परिवर्तन की मांग, विद्रोह एवं क्रांति। विद्रोह एवं क्रांति पर आ गए, तब आपने 1820 के विद्रोह को देखा, 1820 के दशक के विद्रोह, जो फ्रांस से आरंभ होकर संपूर्ण यूरोप में फैल गया। अब यहाँ पर मैंने दो ही घटनाओं का विशेष रूप में जिक्र किया है। एक ऑटोमन साम्राज्य के विरुद्ध यूनान का विद्रोह हुआ और फिर यूनान ने स्वतंत्रता हासिल कर ली, उसका जिक्र किया है। दूसरा, हमने दक्षिण अमेरिका के स्पेन में अनेक उपनिवेश हुआ करते थे, तो दक्षिण अमेरिका में स्पेनिश उपनिवेश थे। वो एक सैनिक जनरल, जिनका नाम था साइमन बोलीवर, उनके नेतृत्व में उसने विद्रोह कर दिया और वहां पर एक तरह से क्रांति छिड़ गई और फिर उनको आजादी मिल गई। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो। इसको मैंने विशेष रूप से चर्चा इसलिए की थी, आपको याद होगा कि नेतृत्व विद्रोह मुनरो सिद्धांत की घोषणा 1823, ये मुनरो डॉक्ट्रिन के लिए जाना जाता है। और मुनरो डॉक्ट्रिन ने संयुक्त राज्य अमेरिका और लैटिन अमेरिकी राज्यों के संबंधों को निर्धारित किया है। मुनरो सिद्धांत इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इसको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण से भी देखा जाता है। फिर दक्षिण अमेरिका के उपनिवेशों की आजादी आंतरिक मतभेद के कारण निष्क्रिय है, लेकिन दक्षिणी उपनिवेश अमेरिका के जो उपनिवेशों की आजादी है वो आंतरिक मतभेद के कारण निष्क्रिय हो गया एक तरह से। हाँ, ये कंसर्ट ऑफ यूरोप आंतरिक मतभेद के कारण निष्क्रिय हो गया है। 1830 की क्रांति फ्रांस से आरंभ और विभिन्न क्षेत्रों में फैल गया है। कंसर्ट ऑफ यूरोप निष्क्रिय हो चुका है और यहाँ पर आप आकर आपका समाप्त हो गया। 1848 की क्रांति जो फ्रांस से आरंभ हुई, 1848 में फ्रांस गणतंत्र घोषित, प्रेसिडेंट के पद पर लुई नेपोलियन तृतीय को जान लीजिए, फ्रांस का सम्राट बन गया, नेपोलियन का भतीजा। और इटली एवं जर्मनी में राष्ट्रवादियों के द्वारा एकीकरण की दिशा में गंभीर प्रयास, परंतु 1848 में वो विफल। फिर ऑस्ट्रिया में क्रांति और मेटरनिख का पलायन। यहाँ तक दिखाने के बाद फिर हमने दिखाया कि राष्ट्रवाद ने यूरोप पर विविधतामूलक प्रभाव पैदा किया। यही आपका टॉपिक दिया। यहाँ पर हमने पश्चिमी यूरोप में पहले से ही राष्ट्रीय राज्य गठित थे, वे एकीकृत थे, तो वहां पर आप देखेंगे बड़ी आसानी से राष्ट्रीय राज्य का आधुनिक राष्ट्र के रूप में संक्रमण हुआ, वहां पर कोई समस्या नहीं आई।
दूसरी तरफ हम अगर जर्मनी और इटली में देखते हैं, वहाँ पर एकीकरण आंदोलन चलेगा, वो बिखरा हुआ चित्र है। जर्मनी 39 राज्यों में विभाजित है, इसमें प्रस्ताव भी एक शक्तिशाली राज्य है, और इटली 7 खंडों में विभाजित है। उन दोनों का एकीकरण होगा, वहाँ पर एकीकरण आंदोलन को प्रोत्साहन देगा। और नेक्स्ट वन, पुराने साम्राज्य में हमने 3 साम्राज्यों की चर्चा की। ऑटोमन साम्राज्य का तो विघटन ही आरंभ हो गया। हैब्सबर्ग साम्राज्य का विघटन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक बचा रहा। रूसी साम्राज्य इसमें सबसे ताकतवर था, तो उसका विघटन तात्कालिक रूप में नहीं हुआ। आगे चलकर वहाँ पर जब साम्यवादी सरकार, जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्थापित हुई, उसने भी वहाँ पर एक मजबूत केंद्रीकृत शासन व्यवस्था को स्थापित रखा। लेकिन अंत में साम्यवाद के पतन के साथ सोवियत रूस का भी विघटन 1991 में हुआ। वो हम लोगों के टाइम की घटना है, और हम लोगों के लिए एक तरह से समझे तो करंट अफेयर्स हुआ करता था। तो ये 3 साम्राज्य के सामने दूसरे प्रकार की चुनौती है, और इसी क्रम में हमने विघटनकारी आंदोलन को प्रोत्साहन, उन राज्यों में मैंने इसको पूरा किया। और एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख दिया कि 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्रवाद ने एकीकरण एवं विघटन दोनों प्रकार के आंदोलन को प्रोत्साहन दिया। टिप्पणी कीजिए, परंतु इस क्वेश्चन पर आप ट्राई करिएगा इसको टॉपिक को लास्ट करने के बाद। तो यहाँ तक तो हमने किया, और इस डायग्राम को मैं फिर आगे बढ़ाता हूँ, इसको हटाया नहीं हूँ। अब मैं इसको आगे यहाँ बढ़ाना चाहता हूँ कि राष्ट्रवाद 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 एकीकरण एकीकरण के आंदोलन को प्रोत्साहन, एकीकरण के आंदोलन को प्रोत्साहन प्रोत्साहन। अब यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं एक जगह इटली, और यहां दिखा रहा हूं जर्मनी। इटली, इधर जर्मनी, और यहां दिखा रहा हूं एक दशक पूर्व, एक दशक पूर्व। माने इसकी प्रक्रिया एक दशक पूर्व आरंभ हुई, लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि दोनों का एकीकरण जब हुआ तो एक ही साथ लगभग हुआ, लेकिन इसकी प्रक्रिया एक दशक पूर्व शुरू हुई। और जर्मनी के एकीकरण दशक पश्चात, एक दशक पश्चात। यहां पर पहले हम व्यक्तित्व की भूमिका देते हैं, व्यक्तित्व की भूमिका। उस एकीकरण आंदोलन में आपको, जब हम व्यक्तित्व की भूमिका की बात करेंगे, तो यहां पर 3 व्यक्तित्व उभर कर आता है। मैजनी, दूसरा गैरीबाल्डी, या दूसरा नाम देते हैं काउंट काबूर। काउंट काबूर। और यहां व्यक्तित्व की भूमिका, व्यक्तित्व की भूमिका। अब व्यक्तित्व की भूमिका में हम आपको यहाँ एक ही व्यक्तित्व का नाम बताएंगे, उसका नाम होगा ओटो वॉन बिस्मार्क। ओटो वॉन बिस्मार्क, केवल बिस्मार्क भी चलेगा। अब देखो, पहले मैं व्यक्तित्व की भूमिका से आपको अवगत कराऊं, फिर चरणों की बात करूंगा। क्योंकि देखो, ये दोनों पैरेलल में चला है, और इन दोनों में बहुत बातों में समानता है, कुछ बातों में असमानता भी है। तो दोनों के बारे में जानें। जैसे एक बात तो तय हो गई कि आधुनिक राष्ट्रवाद की विचारधारा, वैसे मैं आपको बताऊं कि इनमें सांस्कृतिक रूप से एक होने का एहसास जर्मन और इटालियन दोनों में पहले से है। जैसे पहले हम जर्मनी को लेते हैं, तो जर्मनी में मैंने पीछे चर्चा की प्रोटेस्टेंट आंदोलन, आपको याद होगा। तो प्रोटेस्टेंट आंदोलन के प्रवर्तक सबसे पहला तो मार्टिन लूथर ही था। तो जर्मनी और विटेनबर्ग की चर्चा, उसकी चर्चा मैंने आपको की थी, कि मैंने पहले आपको मध्यकालीन यूरोप, प्राचीन यूरोप और मध्यकालीन यूरोप बता रहा था, तो उसमें मैंने उसकी चर्चा की। एक तरह से प्रोटेस्टेंटवाद का प्रभाव जर्मनी पर रहा, इसलिए जर्मनी में एक सांस्कृतिक एकता का एहसास पहले भी थोड़ा सा था। फिर आप देखेंगे तो धर्म सुधार आंदोलन की परंपरा तो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट के साथ जर्मनी में रही है। और मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबिल का भी अनुवाद किया। तो कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्टेंटवाद है, उसने जर्मन राष्ट्रवाद की आरंभिक प्रेरणा वहां दी थी, लेकिन उस समय तो राष्ट्रवाद का आधुनिक रूप आया ही नहीं था। अब दूसरा, इटली में देखिए, तो इटली रोमन साम्राज्य का केंद्रीय क्षेत्र रहा था। तो रोमन साम्राज्य की विरासत लेने का एहसास इटालियन क्षेत्र को था। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि इटली पुनर्जागरण का भी केंद्र रहा था, यूरोपीय पुनर्जागरण, जिसकी चर्चा मैंने पीछे की थी। तो वह पुनर्जागरण का भी केंद्र रहा था, इसलिए इटली में भी एक सांस्कृतिक रूप से एक होने का एहसास इटली के पास पहले से चला रहा है। अब देखिए, लेकिन जिसे कहोगे आधुनिक राष्ट्रवाद, तो फ्रांस की क्रांति के बाद प्रकट हुआ। उससे पहले क्या हुआ था यहाँ पर, कि ये दोनों तो एक तरह से सोए हुए क्षेत्र थे। इस क्षेत्र को जगाने का काम अनायास ही नेपोलियन ने कर दिया। नेपोलियन ने जगाने का काम कैसे किया, तो जैसे उसने इटली पर कब्जा किया और इटली पर शासन किया, उसने उस क्रम में फ्रांसीसी संस्थाओं में जो राष्ट्रवादी चेतना थी, या नेपोलियन एवं फ्रांसीसी संस्थाओं के संपर्क में इटली में राष्ट्रवादी चेतना है। दूसरी तरफ जहां तक जर्मनी का सवाल है, तो नेपोलियन ने वहां क्या किया कि मैंने आपको बहुत पहले पवित्र रोमन साम्राज्य बताया हुआ।
तो पवित्र रोमन साम्राज्य का क्षेत्र जर्मनी रहा था और जर्मनी 200 छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित था। वो एक सोया हुआ शैतान था, सोया हुआ शैतान मैं इसलिए बोल रहा, क्योंकि शैतान इसलिए मतलब उसको मैं इस सेंस में बता रहा कि जर्मनी मध्य यूरोप में एक बड़ा क्षेत्र था। उसका आकार एकीकृत होने पर काफ़ी बड़ा हो जाता। केवल एक प्रशा को आप देखेंगे, तो जर्मनी के एकीकरण से पहले भी प्रशा यूरोपीय शक्ति था, जो मैंने आपको बताया एक यूरोपीय शक्ति थी, जो मैंने वियना कांग्रेस में प्रशा एक पार्टी और प्रशा जर्मनी का भी एक पावरफुल स्टेट था। और फिर आगे जर्मनी का एकीकरण होगा, तो प्रशा के साथ ही उसका विलय होगा। तो 40% प्रशा अगर एक पावर हो सकता है, तो 60% जर्मन क्षेत्र का अगर प्रशा के साथ विलय होगा, तो आप अनुमान करिए फिर जर्मनी का आकार और क्षेत्र क्या हो जाएगा। वही बात वहाँ पर घटित हुई जर्मनी। जर्मनी बहुत पावरफुल बनकर उभरता। इस बात का एहसास यूरोपीय नेताओं को था। इसलिए जब 30 वर्ष युद्ध हुआ था, जिसमें हमने वेस्टफेलिया की संधि की बात की, उसमें पवित्र रोमन साम्राज्य की शक्ति तो टूट चुकी थी और फ्रांस के जस्ट बगल में जर्मनी था। और मैंने आपको बताया होगा, लेकिन उतना आपको याद नहीं होगा, मैं उम्मीद भी नहीं करता हूँ। अगर याद नहीं होगा तो मैं उसके लिए कोई कंप्लेन नहीं है। इसलिए तो मैंने अपना स्टडी मटेरियल आपको दे दिया है कि बिल्कुल हमारे ही द्वारा वो तैयार है। तो उसमें आप पढ़ेंगे तो उसी लाइन पर आपको चीज़ें मिलती चली जाएगी। तो आप उसको जब पढ़ते जाओगे, एक बार दो बार पढ़ लोगे, तो आपको समस्या नहीं होगी। याद रखो, दो कारणों से आप पढ़ रहे हो। एक तो यूपीएससी में चाहे इसमें जो भी क्वेश्चन है, स्टेट में जाओ जहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री आपका पार्ट है, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री की समझ अगर आपकी विकसित होगी, तो बाकी मानविकी विषयों का दरवाजा या आपके जो जनरल स्टडीज़ के बाकी पार्ट है, उसका दरवाजा वहाँ से खुल जाए। तो वह मेरा मकसद है कि वहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बने। तो मैं आपको बता रहा था कि अब जब आप वहाँ पर सोया हुआ शेर है, एक तरह से सोया हुआ शैतान है, जर्मनी 200 छोटे-छोटे राज्यों में बँटा हुआ है और फ्रांस चूँकि 30 वर्ष युद्ध में सक्रिय था, वही पवित्र रोमन साम्राज्य के अगेंस्ट में लड़ रहा था। तो फ्रांस को ऐसा लग रहा था कि जर्मनी को छेड़ना ठीक नहीं, क्योंकि अगर जर्मनी का एकीकरण होगा, तो फिर यूरोप में शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा और वेस्टफेलिया की संधि में पहली बार शक्ति संतुलन की अवधारणा आई थी कि जर्मनी बहुत पावरफुल हो जाएगा। तो जर्मनी को ज्यों करके छोड़ दिया गया। अब जब नेपोलियन ने यूरोप को जीता, यूरोप के विभिन्न भागों को, तो उसने जर्मनी पर भी कब्जा किया। तो नेपोलियन ने जर्मनी को छेड़ दिया। एक तो पवित्र रोमन साम्राज्य मध्यकाल से ही चला आ रहा था, हालांकि उसकी लाश तो पहले से ही रखी हुई थी, उसको दफनाया नहीं गया। मतलब पवित्र रोमन साम्राज्य का औपचारिक रूप में तो व्यावहारिक रूप में तो समाप्ति हो चुकी थी 30 वर्ष युद्ध के बाद ही, परंतु औपचारिक रूप में उसका डेड बॉडी रखी हुई। तो नेपोलियन ने उसे दफना दिया। मतलब उसने एक तरह से पवित्र रोमन साम्राज्य को औपचारिक रूप में समाप्त करके और वहाँ पर राइन के परिसंघ का निर्माण कर दिया और 200 जर्मन राज्यों को कम करके 16 राज्यों में उसको समूहीकरण कर दिया। तो अब उसने जब इस तरह का छेड़छाड़ किया, तो यूरोपीय नेता थोड़ा सा घबराए कि ये क्या कर डाला। और तो थोड़ी सी राष्ट्रवाद के लिए, तो जर्मनी के एकीकरण के लिए, तो बोलते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट जर्मनी के एकीकरण का अनचाहा उत्प्रेरक बन गया। इट वॉज नॉट अ कॉन्शियस कैटलिस्ट बट अनकॉन्शियस कैटलिस्ट। तो इस प्रकार से इटली को भी छेड़ दिया, जर्मनी को भी छोड़ दिया। तो दोनों में नेपोलियन कॉमन आ जाएगा यूनिफिकेशन। उस बाद फ्रांस की क्रांति के बाद कांग्रेस और वियना ने फिर प्रयास यह किया कि इसे विभाजित करें। तो इटली को 7 पार्ट में विभाजित कर दिया और जर्मनी को 38 राज्यों में विभाजित कर दिया, अपार्ट फ्रॉम प्रशा। प्रशा उससे अलग था। तो टोटल मिला के तो 39 हो गया। उस वक्त कांग्रेस और वियना एक तरह से कंसर्ट ऑफ यूरोप के माध्यम से सजग प्रहरी बन गया। इटली और जर्मनी में एकीकरण की दिशा में प्रयास होंगे। लेकिन फ्रांस की क्रांति से जो उदारवाद और राष्ट्रवाद की जो धारा निकली थी, उसने यूरोप में जो आंदोलन मचाना शुरू कर दिया, तो राष्ट्रवाद की चेतना ने इटली और जर्मनी को भी आंदोलित कर दिया। 1820 के दशक में होने वाले विद्रोह में भी छिटपुट इटली में जहां तहां विद्रोह हुआ था और 1830 की क्रांति और 1848 की क्रांति में इटली और जर्मनी दोनों ने अपने अपने ढंग से एकीकरण की दिशा में जन आंदोलन के माध्यम से बढ़ने का प्रयत्न किया था। परंतु 1848 तक आकर यह बात सिद्ध हो गई थी कि ऑस्ट्रिया जैसे सबल यूरोपीय राजतंत्र या यूरोप की रूढ़िवादी शक्तियों को रहते हुए जन आंदोलन के माध्यम से एकीकरण करना मुश्किल है। अब थोड़ा सा अगर हम और जाना चाहेंगे तो आपके ऊपर थोड़ा बर्डन बढ़ जाएगा, इसलिए उसको अवॉइड ही करते हैं। वहां पर भी एक पेज है जिसको अगर आप समझेंगे तो पता चलेगा। जन आंदोलन नॉर्मली विफल नहीं होता है। जन आंदोलन से ज्यादा ताकतवर कुछ नहीं है। वो बड़े बड़े मोनार्क को गिरा सकता है, लेकिन जन आंदोलन अगर ईमानदार हो तब ना। आपने तो फ्रांस की क्रांति के समय से ही आप देख रहे हो कि फ्रांस में जो मध्य वर्ग है उसकी नीयत पहले से ही खराब है। वह चाहता है कि हम सीमित जन आंदोलन का उपयोग करें। वो निम्न वर्ग का उपयोग करता है, परंतु निम्न वर्ग को शक्ति नहीं देना चाहता। तो अनियंत्रित जन आंदोलन से मध्य वर्ग परहेज करता है। तो वैसा जन आंदोलन तो चलाया ही नहीं। बात तो जन संप्रभुता की करता है, परंतु जन आंदोलन जैसी चीज को तो इसने आरंभ ही नहीं किया। तो उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि वह आंदोलन विफल हो गया। ना तो इटली में जन आंदोलन के माध्यम से एकीकरण हुआ, ना जर्मनी में हुआ। अब दोनों जगहों पर फिर एक कॉमन बात हो गई, नेतृत्व अब राजतंत्र। अब जो राष्ट्रवादी हैं, जर्मन और इटालियन राष्ट्रवादी, वो राजतंत्र की तरफ देखने लगे कि लोहे ही लोहे को काटता है। ऑस्ट्रियाई साम्राज्य या ऑस्ट्रियाई राजतंत्र अगर एकीकरण के मार्ग में इतनी बड़ी बाधा है, तो हमें एक दूसरे राजतंत्र का सहारा लेकर और उसको हम रास्ते से हटा देना चाहिए, उसे कट कर देना चाहिए। तो यहाँ पर लीड करेगा इटली के एकीकरण में पिडमोंट सार्डिनिया का राजतंत्र और जर्मनी के एकीकरण में लीड कर देगा प्रशा का राजतंत्र। और वही पिडमोंट सार्डिनिया का प्रधानमंत्री काउंट काबूल होगा और प्रशा का चांसलर यानी प्रधानमंत्री बिस्मार्क होगा। और फिर इन्हीं दोनों के नेतृत्व में सैनिक और कूटनीतिक साधनों से इटली और जर्मनी का ऑप्शनल पेपर में इनके व्यक्तित्व के अंदर घुसकर, और तब या आप कह सकते हो कि व्यक्तित्व पर आधारित प्रश्न या इटली जर्मनी के अंदर बहुत वर्टिकल डायग्राम पर क्वेश्चन पूछते हैं।
सीजर स्टडी में उनके पास उतना वक्त नहीं है, उनके पास 300 वर्षों आप कह सकते हो स्टार्टिंग फ्रॉम 18th सेंचुरी से लगभग 250 वर्षों का काल उनके पास है और क्वेश्चन ज़्यादा पूछना है नहीं इंटीग्रल स्टडीज़ में। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा बनाते हैं जो ओवरऑल अवधारणा या चेंजेस से संबंधित हो, किसी टॉपिक विशेष के अंदर जाकर वो क्वेश्चन पूछने में विशेष विश्वास नहीं रखते हैं। अगर आप इधर देखोगे उसके लिए मैं 2-4 क्वेश्चन ईयरमार्क कर दूँगा। जैसे अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति पर पिछले साथ मिलाकर आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं जो मैंने आपको कवर किया है। उसके बाद आपका क्वेश्चन अगर वो बनाएँगे तो उसमें 2-3 टॉपिक पर हम लोग को विशेष नज़र रखना है, वर्ल्ड वॉर्स पर और एग्ज़ाम के तात्कालिक पॉइंट ऑफ व्यू तो वैसे तो पूरा नज़र रखनी है और कोलोनाइज़ेशन पर यानी उपनिवेशीकरण पर, उपनिवेश मुक्ति पर, इन पर हमारा विशेष नज़र होना चाहिए टॉपिक पे। तो अब इस डायग्राम को आगे बढ़ाते हैं फिर भूमिका में। ये जो व्यक्तित्व है मैजनी, वह मैजनी एक चिंतक होगा, इटालियन चिंतक होगा, जो एकीकरण का ख्वाब देखेगा। लेकिन उसका मानना होगा कि एकीकरण गणतंत्र के अधीन हो, राजतंत्र के अधीन नहीं है, गणतंत्र के अधीन हो। वह एक जन नेता है, वो जनता की शक्ति से एकीकरण लाना चाहता है। तो 1830 की क्रांति हुई थी जब यूरोप में, तो उसने भी इटली में एक एक यंग इटली नामक संगठन के माध्यम से उसने वहाँ पर एक जन आंदोलन छेड़ा था। लेकिन जैसे बाकी जगहों पर आंदोलन विफल हो गया तो इटली में भी विफल हो गया और फिर वहाँ के राजतंत्र ने उसे दबा दिया उस आंदोलन को और फिर उसे इटली छोड़कर भागना पड़ा। राजतंत्र तो एकीकरण नहीं चाहते ना, पिडमोंट सार्डिनिया के राजतंत्र तो बाद में राजी हुए क्योंकि समझो अब 7 राज्य हैं या 7 जगह हैं। तो 7 राज्य का मतलब है कि अगर एकीकरण इटली का हो जाएगा तो बाकी शासक परमा, मोरेना, टस्कनी बाकी तो कुछ क्षेत्र पोप के अधीन कर दिया गया था। तो ये सब तो बेरोजगार हो जाएंगे, ये लोग तो लूजर होंगे। ये जन आंदोलन को होने नहीं दिया, दबा दिया और 1848 में भी वही हुआ, विफल हो गया। और 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ने कोशिश की जर्मनी में कि भाई हम पार्लियामेंट्री या संसदीय संस्था के माध्यम से एकीकरण लाएं, तो विफल हो गया। तो उससे क्या हुआ कि अंत में अब ये दोनों राजतंत्र की तरफ चलते हैं। लेकिन ये मैजनी है, विचारक है, गैरिबाल्डी भी एक गणतंत्रवादी है, मैजनी का शिष्य है, लेकिन वह व्यावहारिक बुद्धि रखता है और काउंट काबूल प्रधानमंत्री है। तो जब मैजनी विफल हुआ तो वहां से काउंट काबूल शुरू हो गया क्योंकि काउंट काबूल जानता था कि जब तक हम ऑस्ट्रिया की ताकत को तोड़ेंगे नहीं तब तक एकीकरण नहीं होगा। लेकिन काउंट काबूल की शर्त अलग है। मैजनी चाहता है गणतंत्र के अधीन एकीकरण और काउंट काबूल की शर्त है कि पिडमोंट सार्डिनिया के मोनार्की के नेतृत्व में एकीकरण होगा और पिडमोंट सार्डिनिया का शासक ही संयुक्त इटली का शासक होगा और इस उद्देश्य को उसने पूरा करके छोड़ा। तो उसी क्रम में उसके सामने सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया थी क्योंकि इससे पहले 1848 में उसमें शासक पिडमोंट सार्डिनिया सार्डिनिया के शासक का नाम था विक्टर इमैनुअल द्वितीय। तो विक्टर इमैनुअल द्वितीय का जो पूर्वज हुआ करता था चार्ल्स एल्बर्ट, वो उसने भी जोश में आकर एक बार ऑस्ट्रियाई साम्राज्य को ललकार दिया था और सोचा था अपने बल पर उसे मैं इटली से खाली करवा लूंगा और फिर पूरे इटली का एकीकरण कर लूंगा। लेकिन उसे भयंकर रूप में मुंह की खानी पड़ी थी, उसे सफलता नहीं मिली थी, मुंह की खानी पड़ी थी, वो विफल हो गया था और उसकी विफलता के बाद तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था। लेकिन तब तक काफी विलंब हो चुका था क्योंकि हम अभी ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के बराबरी में नहीं। तो अब यहाँ पर काउंट काबूल क्या करेगा, 2 काम करेगा। एक तो वो पिडमोंट सार्डिनिया को आर्थिक रूप से सक्षम और सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली बनाया है और दूसरा वो अंतर्राष्ट्रीय मित्र की तलाश में निकल गया। उसे लगा कि अकेले दम पर हम इटली का एकीकरण नहीं कर सकते। तो फ्रांस का दरवाजा खटखटाया और फ्रांस का शासक लुई नेपोलियन तृतीय है, नेपोलियन का भतीजा है और उसे इस बात का गर्व भी है कि हमारे चाचा ने यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाया था। तो जब कोई शक्ति मदद उसे मांगने पहुंच जाती है और बदले में उसे कुछ भूभाग देने का वादा करती है तो वह फिर इटली के एकीकरण में साथ दे देता है थोड़ा सा इसको। तो उसे पिडमोंट सार्डिनिया फिर फ्रांस की सहायता से अपने एकीकरण के लक्ष्य को बहुत हद तक पूरा करता है। हालांकि उसकी पूरी प्रक्रिया तो 1870 तक जाकर पूरी हुई, उतना हम आपको नहीं उलझाना चाहेंगे। अगर हम पूरी कहानी में आपको उलझाना चाहें तो आपको काफी एनर्जी नष्ट हो जाएगा, उसके उसमें क्वेश्चन आपको मिल नहीं पाएगा। वैसा जर्मनी में भी पहले चिंतक आगे बढ़े जिसमें मैं कुछ चिंतकों का नाम बताऊंगा। लेकिन कुछ चिंतकों के द्वारा भले ही एकीकरण की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तैयार की गई, लेकिन जब एकीकरण की दिशा में आगे बढ़ा गया फिर जर्मनी में औद्योगिक क्रांति भी हुई। तो प्रशा में औद्योगिक क्रांति हुई और विभिन्न जर्मन राज्यों में औद्योगिक क्रांति का कारक आया। तो औद्योगिक क्रांति ने भी जर्मनी के एकीकरण का आर्थिक आधार निर्मित कर दिया क्योंकि रेलवे लाइन का विकास हुआ, जर्मनी का भौगोलिक एकीकरण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र का हुआ, एक चुंगी संघ बना। ये सब जर्मनी के फेवर में चला जाता है। लेकिन वहां भी एकीकरण के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा ही ऑस्ट्रियाई साम्राज्य है और जब जन आंदोलन के माध्यम से और संसदीय संस्थाओं के माध्यम से उदारवादी जो चिंतक हैं उनके प्रयास से तो जर्मनी में एकीकरण करने का प्रयास किया गया तो 1848 में विफल हो गया। तब आगे चलकर जर्मन राष्ट्रवादी अब प्रशा की ओर देखने लगे और 1852 में इधर प्रधानमंत्री के पद पर काबूल आया था। ठीक उसके एक दशक के बाद 1862 में चांसलर के पद पर बिस्मार्क आया और बिस्मार्क ने भी वही गेम खेला। जर्मनी अपने आप में प्रशा खुद ही शक्ति था, तो प्रशा को किसी अंतर्राष्ट्रीय एलाई की जरूरत पिडमोंट सार्डिनिया की तरह नहीं थी। लेकिन प्रशा चाहता था कम से कम फ्रांस निष्पक्ष रहे, क्योंकि अगर फ्रांस निष्पक्ष नहीं रहेगा तो जर्मनी का मानचित्र बदला जाएगा। तो जर्मनी तो फ्रांस का पड़ोसी देश है, आप समझ रहे हो, खासकर जो राइनलैंड वगैरह का क्षेत्र है। तो फ्रांस आपत्ति कर सकता है, बीच में इंटरवेन कर सकता है। तो उसने भी लुई नेपोलियन तृतीय को कुछ रिश्वत देने का वादा करके उसकी निष्पक्षता जीत ली थी। और लुई नेपोलियन तृतीय की तो कितनी बड़ी भूल, क्योंकि अगर जर्मनी का एकीकरण होगा तो उसमें सबसे अधिक हानि भविष्य में फ्रांस की होने वाली थी। क्योंकि अगर आपका एक मंजिला मकान है और उसके बगल में कोई 5 मंजिला मकान खड़ा कर देता है तो आपकी हवा पानी और जो सनलाइट सारा रुख बंद हो जाएगा। वही बात फ्रांस की होनी थी। फ्रांस के पड़ोस में इतना शक्तिशाली जर्मन राष्ट्र का निर्माण फ्रांस की हैसियत को सदा के लिए छोटा करने जा रहा है, लेकिन इस बात का एहसास उसे नहीं। और उसने ऑस्ट्रिया को पहले निशाना जब प्रशा ने बनाया तो उसको लगा कि कोई बात नहीं है, हमें कुछ भूभाग मिल रहा है, उसने समझौता कर लिया। और तब प्रशा ने बिस्मार्क ने एक मजबूत सेना स्थापित की और प्रशा ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। तो उत्तरी जर्मन राज्यों का विलय अब प्रशा के साथ हो गया। लेकिन दक्षिणी जर्मन राज्य थे वो फ्रांस के निकट थे और फ्रांस के प्रभाव क्षेत्र में थे।
तो यह बात बिस्मार्क को ज्ञात हो गया कि जब तक फ्रांस को हम एक युद्ध में पराजित नहीं करेंगे, यानी लुई नेपोलियन तृतीय उसमें फ्रांस का सम्राट है और एक तरह से यूरोप की चाबी उसी के हाथ में, क्योंकि यूरोप का एक पावर है फ्रांस, उसको चुनौती देना साधारण सी बात नहीं है। लेकिन बिस्मार्क ने यह तय कर लिया कि जब तक हम फ्रांस को चुनौती नहीं देते हैं, तब तक ये एकीकरण का कार्य पूरा नहीं होगा। और अंत में वही हुआ 1870 के सेडान के युद्ध में प्रशा ने एक तो फ्रांस को युद्ध के लिए उकसाया और तब 1870 में सेडान के युद्ध में फ्रांस को पराजित कर दिया। और समझ सकते हो कि फ्रांस की हैसियत छोटी हो गई, दक्षिण जर्मन राज्यों का विलय हो गया, जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, उसमें भी फ्रांस को अपमानित होना पड़ा, क्योंकि संयुक्त जर्मनी का ताज लुई नेपोलियन तृतीय ने अपने हाथों से एक पैलेस ऑफ मिरर्स था फ्रांस में, पेरिस में, जो फ्रांस की राजधानी में था, उसी पैलेस ऑफ मिरर्स में लुई नेपोलियन थर्ड रहता था। और उसी लुई नेपोलियन तृतीय को पैलेस ऑफ मिरर्स में जाकर विलियम प्रथम ने अपना कोरोनेशन किया, जिसमें संयुक्त जर्मनी का ताज स्वयं लुई नेपोलियन तृतीय ने अपने हाथों से विलियम प्रथम के सर पर रखा। और साथ ही फ्रांस को एल्सस और लॉरेन का क्षेत्र जर्मनी को गवा देनी पड़ी। एक तरह से इसी को कहते हैं फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में, और इसी में प्रथम विश्व युद्ध का बीज निहित था, क्योंकि जर्मनी और फ्रांस की शत्रुता फिर यूरोप में अस्थायी सी बन गई। और यूरोप में जर्मनी के एकीकरण के बाद फ्रांस की हैसियत कितनी छोटी हो गई, इसका एहसास आप आज भी कर सकते हो कि फ्रांस उसके बाद कभी जर्मनी के प्रभाव से और दबाव से उबर नहीं पाया। जब यूरोपीय आर्थिक समुदाय बनाया गया, वहाँ भी जर्मनी इतना हेवी पड़ गया कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय भी संयुक्त जर्मनी का वजन बर्दाश्त नहीं कर सका। इसी से आप समझ सकते हो कि जो जर्मनी का एकीकरण इतिहास में कितनी बड़ी घटना है, दो वर्ल्ड वॉर्स को जन्म दिया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डिज़राएली ने तो यहाँ तक कहा कि यह फ्रांस की क्रांति से बड़ा प्रभाव पैदा किया जर्मनी के एकीकरण में। तो इसको इस रूप में अगर आप देखोगे कि पूरे यूरोप में क्या बदलाव आया, तो आई थिंक दैट्स बेटर। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको आगे बढ़ा, इस डायग्राम को फिर आगे बढ़ाता हूँ। इसमें हम लोग कर लेते हैं फिर इटली और पैरेलल में जर्मनी को रखते हैं और बाकी चीजें बढ़ाते चलेंगे। यहाँ पहले कहते हैं एकीकरण के विचार को प्रोत्साहन, एकीकरण के विचार को प्रोत्साहन, नाम देते हैं मैजनी, मैजनी। यहाँ पर फिर एकीकरण में विचारकों की भूमिका, विचारकों की भूमिका, इसको भी कह सकते हो वैचारिक पृष्ठभूमि, वैचारिक पृष्ठभूमि पहले तैयार हुई है। यहाँ मैजनी कर रहा है, मैजनी। और यहाँ पर कुछ चिंतक है, जर्मन चिंतक, जिसमें आपको मिलेगा जॉन हर्डर, इनका नाम ना याद रखिए, जॉन हर्डर हीगेल, हीगेल बहुत ही महत्वपूर्ण चिंतक है, जॉन हर्डर हीगेल आदि विचारकों की। यहाँ पर इटालियन कुलीन वर्ग, इटालियन कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग, इटालियन कुलीन वर्ग के द्वारा, इटालियन कुलीन वर्ग के द्वारा एकीकरण को प्रोत्साहन, एकीकरण को प्रोत्साहन, कुलीन वर्ग के द्वारा एकीकरण को प्रोत्साहन। देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति के द्वारा का आर्थिक आधार निर्मित, एकीकरण का आर्थिक आधार निर्मित औद्योगिक क्रांति के द्वारा एकीकरण का आर्थिक आधार निर्मित जर्मन पूंजीपति वर्ग, जर्मन पूंजीपति वर्ग, जर्मन पूंजीपति वर्ग का समर्थन, जर्मन पूंजीपति वर्ग का समर्थन, जर्मन पूंजीपति वर्ग का समर्थन। अब देखो दोनों में फर्क क्या है। जैसे इटली के बारे में बताता हूँ, इटली में भी क्योंकि औद्योगिक क्रांति तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग ढंग से हुई। जैसे इटली में औद्योगिक क्रांति
की बहुत प्रगति नहीं हुई। इटली में मुख्य बल है, उसमें देखो एक्चुअली होता क्या है कि जहाँ का पूंजीपति वर्ग विकसित होता है या जहाँ औद्योगिक क्रांति प्रगति पर होती है और जब कैपिटलिस्ट राष्ट्र में कॉम्पिटिटिव पावर आता है तो वो चाहता है कि हमें इंटीग्रेटेड मार्केट मिले। लेकिन जहाँ पूंजीपति वर्ग कमजोर होता है वो प्रोटेक्टेड मार्केट चाहता है, वो नहीं चाहता कि मार्केट बड़ा हो और इंटीग्रेटेड हो। तो इटली में क्या है कि वहाँ पर पूंजीपति वर्ग अभी अविकसित है, उनको इंटीग्रेटेड मार्केट नहीं चाहिए, उनको प्रोटेक्टेड मार्केट चाहिए। लेकिन जो कुलीन वर्ग है वो वहाँ पर सशक्त वर्ग है और वो उत्पादन उनका जो एग्रीगेट प्रोडक्ट्स है यानी कृषि उत्पाद है, तो कृषि उत्पाद के लिए उनको बड़ा बाजार चाहिए था, उनको अपना बाजार छोटा लग रहा था। यहाँ पर कुलीन वर्ग को बाजार चाहिए, यहाँ पर पूंजीपति वर्ग को बाजार चाहिए। इसलिए तुम देखोगे इटली के एकीकरण में कुलीन वर्ग की विशेष भूमिका है परंतु पूंजीपति वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। लेकिन जो जर्मनी का एकीकरण है उस जर्मनी के एकीकरण में पूंजीपति वर्ग की बहुत बड़ी भूमिका है। और एक बात मैं और ही बता दूं कि जर्मनी में पूंजीपति वर्ग की भूमिका का एक वजह यह भी है कि किसी आलोचक ने कहा, बहुत ही सही कहा है, कि जर्मनी के एकीकरण में अगर फ्रांस की क्रांति के द्वारा प्रेरित राष्ट्रवाद जैसी सकारात्मक कारक की भूमिका रही है तो ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग और जर्मन पूंजीपति वर्ग के बीच प्रतिस्पर्धा जैसी नकारात्मक भूमिका रही है। जैसे देखो, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब शुरू हुआ औद्योगिक क्रांति, तो जर्मनी में इसका अच्छा खासा प्रभाव देखा गया। अब जब जर्मनी में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, उसमें रेलवे का विकास हुआ है, वहाँ भौगोलिक एक तरह से एक चुंगी संघ बना है, उसका जो आर्थिक आधार एक चुंगी संघ बना, उसको जॉलबेरिंग बोलते हैं। इस समय में आपको मिल जाएगा। तो आप जब देखोगे जब वो सब तैयार हुआ है, वो सब बना है, तो धीरे धीरे जर्मनी एक औद्योगिकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब जर्मन प्रोडक्ट्स जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचता है उसकी प्रतिस्पर्धा होती है ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। तो जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जर्मन और ब्रिटिश पूंजीपति के बीच जब प्रतिस्पर्धा शुरू होती है तो ब्रिटिश पूंजीपति के बचाव के लिए स्वयं ब्रिटिश साम्राज्य आ जाता है। ब्रिटिश इंपायर जस्ट केम टू रेस्क्यू ब्रिटिश कैपिटलिस्ट क्लास। तो अब वो देख रहा है, जर्मन पूंजीपति वर्ग को लगता है कि यार इनके पास एक शक्तिशाली राष्ट्र है और वो शक्तिशाली राष्ट्र इनके हितों की रक्षा के लिए किसी हद तक जा सकता है। काश अगर हमारे पास भी एक शक्तिशाली राष्ट्र होता तो हमारे हितों की रक्षा के लिए हमारी पीठ पर उसी प्रकार से खड़ा होता जैसा कि ब्रिटिश राष्ट्र अपनी कैपिटलिस्ट क्लास के पीछे खड़ा है, तो हमारी प्रगति कहीं ज्यादा हो। इसलिए आप इस बात को गौर करके देखोगे कि जर्मन पूंजीपति वर्ग ने बिस्मार्क का हाथ मजबूत किया था और उसने एकीकरण को खुलकर समर्थन किया। इससे जुड़ा हुआ एक दिलचस्प बात मैं और भी बताऊं कि दिलचस्प बात क्या है, ये तो विरासत घटना है कि जर्मनी का एकीकरण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक कारण इसलिए भी बना था कि जर्मनी के एकीकरण के पश्चात जर्मनी में और भी औद्योगिकरण की तीव्र प्रगति हुई। वहाँ का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो और भी ज़्यादा फास्टली बढ़ा। आप यही समझ लें कि 19th सेंचुरी के लास्ट तक ब्रिटेन अब इंडस्ट्रियलाइजेशन में तीसरे पायदान पर चला गया था। प्रथम पायदान पर संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंच गया था, दूसरे पायदान पर जर्मनी और तीसरे पायदान में ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ने क्या किया हुआ था, दुनिया का लगभग 25% बाजार पर कब्जा करके बैठा हुआ था। और मैं आपको औद्योगिक क्रांति का टॉपिक पढ़ाऊंगा, साम्राज्यवाद भी बताऊंगा, वहाँ मैं बताऊंगा कि कहीं ना कहीं बाजार की जरूरत से साम्राज्यवाद जुड़ा रहेगा। तो चूंकि उन्हें बाजार चाहिए था अपनी औद्योगिक वस्तुओं को खपाने के लिए, तो ब्रिटेन ने 25% बाजार पर कब्जा किया हुआ था। एक ब्रिटिश आकर्ते हुए रात्रि में छाता लेकर चलता था कि हमारे साम्राज्य में सूर्यास्त नहीं होता। तो उधर जर्मन लोगों ने भी नारा दिया कि हमें भी सूरज के नीचे जमीन चाहिए। मतलब ब्रिटिश उसने अल्टीमेटम दे दिया कि हमें भी उपनिवेश चाहिए। इस तरह से उपनिवेश पर हम एक अधिकार आपको नहीं रखने देंगे। तो उपनिवेश के लिए जर्मनी की ब्रिटेन के साथ प्रतिस्पर्धा हुई, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक सबल कारण हुआ। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक महत्वपूर्ण कारण, जर्मनी के एकीकरण तो उसमें प्रबल कारण है। एक तो शक्ति संतुलन यूरोप का बिगाड़ के रख दिया, और यूरोप में आप देखते हो कि जितने महत्वपूर्ण वॉर हुए हैं वो शक्ति संतुलन को पुनर्स्थापित करने के लिए हुए हैं। वहाँ भी जो शक्ति संतुलन को पुनर्स्थापित करने के लिए भी वॉर ब्रिटेन ने लड़ा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अगर ब्रिटेन की इतनी बढ़ कर भागीदारी रही है तो उसका एक बड़ा कारण रहा है शक्ति संतुलन को स्थापित करने का प्रयास। और फिर बाजार के लिए भी दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा हुई है। यहाँ पर औद्योगिक क्रांति का भी विशेष रूप से योगदान है। देखोगे आरंभिक चरण में संसदीय राजनीति एवं जन आंदोलन के माध्यम से एकीकरण का प्रयास, जन आंदोलन के माध्यम से एकीकरण का प्रयास। राजनीति एवं जन आंदोलन के माध्यम से एकीकरण का प्रयास आरंभिक चरण में। और यहाँ आरंभिक चरण में संसदीय राजनीति, इसमें वही बात, राजनीति एवं जन आंदोलन के माध्यम से, संसदीय राजनीति एवं जन आंदोलन के माध्यम से आगे बढ़ा देंगे, के माध्यम से, जन आंदोलन के माध्यम से एकीकरण का प्रयास।
यहाँ तक तो पहुंच गए हम लोग। अब देखेंगे 1848 में करण के एकीकरण के प्रयास की विफलता के पश्चात विफलता के पश्चात विफलता के पश्चात इटली के राष्ट्रवादियों की निर्भरता 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 पिडमोंट सार्डिनिया पिडमोंट सार्डिनिया पिडमोंट सार्डिनिया के राजतंत्र पर दुनिया के राजतंत्र पर 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद की विफलता के पश्चात फ्रैंकफर्ट संसद की विफलता के पश्चात विफलता के पश्चात जर्मन राष्ट्रवादियों की निर्भरता जर्मन राष्ट्रवादियों की निर्भरता प्रशाकीय राजतंत्र पर तो अब देखो, अब क्रांति देखो कैसे मुड़ गई, इस तरफ मुड़ गई। अब यहां पर देखो काबुल सैनिक एवं कूटनीतिक तरीकों का उपयोग कर एवं फ्रांस की सहायता से ऑस्ट्रिया